हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मांग को पढ़ने वाले हैं कि मांग होता क्या है। मांग जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड। और डिमांड का आज का हम लोगों का ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहने वाला है। और इकोनॉमिक्स की जो आज की हम लोगों की क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 5 रहेगी। 4 क्लास तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था कि इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है, और उससे संबंधित एमसीक्यू किए हुए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और भी अदर एमसीक्यू भी हम लोगों ने किए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मांग को, और आज की क्लास में पूरा का पूरा जो है वो पूरा थ्योरी रहेगा उसके। तो चलिए आज हम लोग मांग को पढ़ते हैं। तो मांग में सबसे पहले पूछा जाता है कि मांग होता क्या है। अगर मैं अपनी भाषा में आपको बताऊं कि हर एक आदमी की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं। आपको भी मालूम है कि जैसे मान लो कि जो आदमी कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं उसी को बोलते हैं आवश्यकता बोलते हैं। आदमी मनुष्य को कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं तो उनको क्या होता है, उन्हें हम लोग आवश्यकता बोल सकते हैं। अब कुछ आवश्यकताएं कैसी होती हैं, कुछ आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी होती हैं, मतलब कि उनको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो अगर पूरी नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग मांग करते हैं, मतलब कि डिमांड रखते हैं अपनी। और डिमांड तभी मांग कहलाएगी, हम लोगों की जो मांग करते हैं मांग तभी कहलाएगी जब हम पैसे देने के लिए इच्छा रखेंगे। मतलब कि उसको पैसे देने के लिए हमारे पास उस चीज़ को करने मतलब कि उस चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा उपलब्ध होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अब कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो मांग नहीं करते, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा कम है लेकिन वो इच्छाएं बहुत रखते हैं, ठीक है। तो आप अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि 3 बातें हमेशा करके आती रहती हैं कि मांग, इच्छा और आवश्यकता, इनके बीच में संबंध क्या होता है। लोगों को बताया है कि पहले मान लो कि मेरी एक इच्छा है कि मैं एक 10,000 का फ़ोन लूँ, ठीक है, मोबाइल लूँ, कितने हज़ार का, तो वो लूँ मैं 10,000 रुपये का। लेकिन वो सिर्फ मेरी इच्छा है, मैं उसकी आवश्यकता मेरे पास उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस जो 10,000 का मोबाइल ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे अभी उपलब्ध नहीं हैं। तो मेरे पास जब पैसे उपलब्ध हो जाएंगे और मैं जब मांग करूँगा इनको, मतलब कि पैसे देने के लिए मैं मोबाइल ख़रीदूँगा, पैसे से मोबाइल ख़रीदूँगा, तभी ये मेरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी मांग कहलाएगी। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया हो। तो मांग के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक लाइन में मैं अभी आप लोगों को लिख देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मांग का है कि एक निश्चित अवधि, एक निश्चित कीमत, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है, किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक होता है उसे मांग कहते हैं, उसे डिमांड बोल सकते हैं। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि मेरे पास मुझे मोबाइल लेना है, ठीक है, ये मोबाइल है, अब ये 10,000 रुपये का मोबाइल है। तो ये मेरी इच्छा है मात्र, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे, और मेरी मात्र इच्छा ही रहेगी, ठीक है। इच्छा जो है कन्वर्ट कब होगी मांग में, तब कन्वर्ट होगी जब मैं उसको खरीदने के लिए भी तत्पर होऊंगा। मतलब कि तत्पर होना चाहिए, मतलब कि हमें पैसे भी मेरे पास होने चाहिए, मात्र इच्छा रखने से कुछ नहीं हो जाता है। तो मांग तब, इच्छा को अगर हम लोगों के पास इच्छा है कि मुझे घूमने की इच्छा है, वो इच्छा ही रह जाएगी अगर हम लोगों ने पैसे नहीं है मेरे पास, और अगर पैसे हो गए तो हम लोग मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल भी एक तरीका से मांग हो गया। आप लोगों ने समझा है कि एक निश्चित कीमत है मोबाइल की, मान लो 10,000 रुपये। तब एक उपभोक्ता, मान लो मैं
किसी वस्तु की जितनी मात्रा, मान लो एक वस्तु है, ये मोबाइल है, एक वस्तु है और हमें जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक होता है या योग्य होता है उसे हम लोग मांग कहते हैं। आप लोगों को मांग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मांग के तत्व आते हैं कि मांग में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि वस्तु की हमें इच्छा होनी चाहिए, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद है वस्तु के क्रय के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। वस्तु को क्रय करने के लिए, मतलब कि खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, पर्याप्त साधन होने चाहिए। और क्या है, और हम लोगों को तत्परता होनी चाहिए। तत्परता मतलब कि धन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। ये नहीं है कि मेरे पास पैसा भी है, मेरी इच्छा भी है, लेकिन हम धन खर्च करना नहीं चाहते। तो ये भी होना चाहिए कि एबिलिटी होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। और वस्तु की एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने पहले बताया 10,000 रुपये, फिर 11,000 रुपये, फिर 12,000 रुपये। तो ये इस प्रकार से अगर मान लो एक ही आदमी, जैसे मान लो ये वीवो का मोबाइल है, अब वीवो का मोबाइल है, पहले मैंने बताया 10,000 रुपये तुम्हें, उसके बाद में अगले दिन तुम आए, हमने बताया 11,000 रुपये, उसके बाद हमने बताई 12,000 रुपये। तो ये डिफरेंस हमें नहीं करना चाहिए। उससे हो सकता है कि वो मांग फिर नहीं कहलाएगी, क्योंकि आदमी का मूड हो सकता है बदल जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक निश्चित वस्तु की कीमत भी होनी चाहिए, एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। उसके बाद है कि एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। तो ये मांग की बात मैंने अभी आप लोगों की है कि एक निश्चित कीमत पर व्यक्ति एक निश्चित वस्तु मांगता है, उसी को हम लोग मांग कहते हैं। जो मांगना है उसी को मांग कहते हैं। अब आता है कि मांग फलन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में डला हुआ है कि मांग फलन। अब मांग फलन का बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो मांग फलन जो है कि वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटक, इसे प्रभावित करने घटक को मांग फलन कहते हैं, घटक को मांग फलन कहते हैं, को मांग फलन कहते हैं। मतलब कि प्रभावित करने वाले घटक जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर करवाए हुए हैं कि पर्याप्त धन होना चाहिए, ये घटक ही तो है। तत्परता होनी चाहिए, निश्चित कीमत होनी चाहिए, निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से घटक है, फंक्शंस हैं डिमांड के। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या होता है कि मांग के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि मांग के प्रकार, जैसे कि मान लो आप लोगों ने देखा होगा आड़ी मांग होती है, एक संयुक्त मांग होती है, एक कीमत मांग होती है, एक आय मांग होती है। तो इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पूरे 1 बाय 1 जानेंगे कि इनको कैसे करते हैं, इनका डायग्राम कैसे बनाते हैं, कौन सी मांग का डायग्राम गिरता है, कौन सी मांग का डायग्राम उठता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक देखो, ये एक क्लास में पूरी मांग के बारे में हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को 2-3 क्लासें लेनी होगी, लेकिन अच्छी तरीके से क्लास का पूरा शेड्यूल, पूरा मांग आप लोगों को 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा और कोई डायग्राम की हेडिंग भी नहीं होगी कि ये डायग्राम कहाँ से आया, ये कैसे करा। तो ये मैं पूरे तरीके से डायग्राम के सहित आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी मांग होती है। तो ये एक मांग होती है हम लोगों की, पहली मांग जो होती है, मांग के प्रकार में बोलते हैं, इसे बोलते हैं कीमत मांग। और कीमत मांग को बोलते हैं हम लोग प्राइस डिमांड। अब प्राइस डिमांड में क्या है कि प्राइस डिमांड को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है हम लोगों का आय मांग। आय मांग में क्या होता है, इसे बोलते हैं इनकम डिमांड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इनकम डिमांड। उसके बाद है हम लोगों का तिरछी मांग। अब तिरछी मांग क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, तिरछी मांग किसे कहते हैं, तो इन्हीं से हम लोग करेंगे। तो क्रॉस डिमांड क्या होती है। उसके बाद है हम लोगों को अदर, मतलब कि अन्य मांग। अन्य मांग में बहुत सी मांगें आती हैं, उनका मैंने नीचे लिख दिया है, लिखना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम लोग इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये होती क्या है। ठीक है, तो हम लोग नई स्लाइड को खोल लेते हैं। एक से हम लोग पहले नंबर पे देखने वाले हैं
कौन सी मांग? तो हम लोग देखने वाले हैं कीमत मांग। अब कीमत मांग को क्या बोलते हैं? कीमत मांग को बोलते हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड। अब प्राइस डिमांड में क्या होता है कि मैं आप लोगों को बस सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूंगा, बस आप लोगों का काम हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक वस्तु की कीमत है, एक वस्तु की कीमत है 10 रुपये, आइसक्रीम की कीमत जो है वो है 10 रुपये। अब आइसक्रीम की कीमत है, अब 10 रुपये में आइसक्रीम जब होती है तो हम आइसक्रीम खरीदते हैं कितनी? 4 आइसक्रीम खरीदते हैं। ये है आइसक्रीम की मात्रा। 10 रुपये की आइसक्रीम है तब हम कितनी खरीदते हैं? 4 आइसक्रीमें खरीदते हैं। अब आइसक्रीम की कीमत में थोड़ी सी हो गई वृद्धि, तो अब हम 20 रुपये में, 20 रुपये की होगी आइसक्रीम, एक आइसक्रीम कितने की होगी? 20 रुपये की। तो अब हम आइसक्रीम में कितनी खरीदते हैं? मात्र 3 खरीदते हैं। अब मान लो कि और कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ गई आइसक्रीम की 30 रुपये, तो अब हम कितनी खरीदते हैं? अब मात्र खरीदते हैं आइसक्रीम 2 आइसक्रीम। और मान लो और कीमत बढ़ गई है तो आइसक्रीम की कीमत अब हो गई 40 रुपये, तो हम मात्र 1 आइसक्रीम खरीदते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग घटती जाती है। पहले मांग कितनी थी? 4 की, उसके बाद 3 की, उसके बाद 2 की, उसके बाद 1 की। तो ये कीमत मांग का एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उसकी मांग भी घटती जाती है। तो अगर हम बात करें कि वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है। कैसे? जैसे मान लो कि कीमत तो बढ़ रही है तो कीमत तो देखो बढ़ती है, लेकिन मांग क्या है? तो मांग देखो घटती है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध देखो आप कैसा है? ये संबंध विपरीत संबंध है। तो वस्तु की मांग का जो है वो विपरीत संबंध बताता है। इसलिए हम लोग अब डायग्राम से इसको और समझेंगे अच्छी तरीके से। ये मान लो कि Q है और ये वाली है Q1 है। अब देखना आप लोग, ये वाले मान लो प्राइस हैं, ये P हैं और ये वाले P1 है। अब जैसे मान लो कि एक वस्तु की कीमत थी पहले P, अब मान लो कि यहाँ पे है वस्तु की कीमत है पहले P को मान लो हमने P की जगह मान लिया 100। अब 100 रुपये थी एक वस्तु की कीमत, तो जब 100 रुपये थी वस्तु की कीमत तो व्यक्ति जो है वो Q1 मांगता है। मान लो कि Q मांगता है, यहाँ पे यूनिट मान लो 10 है यहाँ पे यूनिट, और यहाँ पे है कितने यूनिट? 20 यूनिट है। तो जब वस्तु की कीमत है 100 रुपये तो व्यक्ति कितने यूनिट मांगता है? मात्र 10 यूनिट मांगता है। ठीक है, क्योंकि महंगी चीज़ व्यक्ति कम खरीदता है। तो यहाँ पे जो साइन है ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद मान लो कि वस्तु की कीमत हो गई हम लोगों की 100 से अब गिर गई है 50, तो P से कहाँ आ गई है? P1 पे आ गई है। तो आदमी क्या करेगा कि आदमी जो है वो वस्तु की कीमत पहले कितनी वस्तु की कीमत पहले थी 100, अब हो गई 50। तो अब क्या करेगा? आदमी ज़्यादा खरीदेगा। अब ज़्यादा खरीदेगा तो पहले यूनिट खरीदता था 10, अब कितने खरीदेगा? 20 खरीदेगा। तो अभी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बना देंगे। तो आप लोगों ने देखा है कि अगर वस्तु की कीमत घटती है, वस्तु की कीमत देखो घट रही है, और क्या है? और यहाँ पे देखो कि क्वांटिटी देखो बढ़ती है, वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ रही है। पहले यहाँ पे थी तो यहाँ पे आ गई। तो ये देखो कैसा संबंध है? ये विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। तो अगर हम एक डिमांड कर्व खींचें एस से और इससे लगा हुआ, तो ये है ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंटों को टच करती हुई, तो डिमांड कर्व लाइन अगर खींची जाती है तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई होती है। कैसी होती है? तो डिमांड कीमत मांग का ढाल ऋणात्मक होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गिरती जाती है, अर्थात बाएं से दाएं की ओर गिरती जाती है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इसी डायग्राम से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि डिमांड कर्व में, मतलब कि कीमत मांग में, प्राइस डिमांड में हम लोग क्या करते हैं? डिमांड जो कर्व होता है वो किस प्रकार से कहाँ से कहाँ होता है? दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, इस प्रकार से होता है। तो ये जो है वो ऋणात्मक होता है और ये बाएं से दाएं की ओर गिरता है, तो इस प्रकार से गिरता है। ये डिमांड कर्व है।
उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों का अगली थी हम लोगों के पास, अगला जो है वो है हम लोगों का आय मांग। आय क्या होती है, तो आय मांग को हम लोग देख लेते हैं। आय मांग, आय मांग को बोलते हैं इनकम डिमांड। इनकम डिमांड। अब इनकम डिमांड में क्या होता है, ज्यादातर देखा होगा कि जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, ठीक है, अगर जैसे मान लो कि आप लोगों के पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप कम खर्च करेंगे, ठीक है। मान लो कि आप लोगों को 10 रुपए की इनकम होती है, आय कितनी होती है 10 रुपए की, तो आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे, 10 ही के हिसाब से खर्च करेंगे। अब मान लो कि जैसे मान लो कि 10 रुपए से आप लोगों को 100 रुपए की इनकम होने लगी, तो आप ज़्यादा फिर खर्च करेंगे। उसके बाद 100 से और मान लो कि बढ़ गए हम लोग 1000, तो 1000 से और मांग बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, मांग भी बढ़ती है। क्या समझे कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, सॉरी एक सेकेंड, जैसे 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 व्यक्ति की आय बढ़ती है, आय बढ़ती है, उसकी मांग में उसकी मांग भी बढ़ती है। और जैसे जैसे आय घटती है उसकी मांग भी घटती जाती है। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि 10 रुपए से पहुंचे 100 रुपए पर तो मांग बढ़ाएंगे, और उसके बाद 100 रुपए से और पहुंचे 1000 पे तो मांग और बढ़ी, ये मांग है। अब मान लो कि अब 1000 रुपए से आ गए हम लोग 100 रुपए पे, तो फिर यहाँ पे मांग आगे घटेगी और यहाँ पे फिर और घटेगी। तो ये देखो लाइन कैसी है, ये लाइन देखो इस प्रकार से बनाई जाएगी। अभी हम लोग इसको अभी समझेंगे और भी, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी मांग में भी वृद्धि होती जाती है। अभी आप लोग किस में है, मान लो अभी आप लोग साइकिल से चलते हैं, ठीक है, अभी आप लोगों के पास पैसा कम है तो आप लोग साइकिल से चलते हैं। जैसे पैसा हम लोगों के पास बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोटरसाइकिल ले लेते हैं, ठीक है, और पैसा बढ़ता है तो हम लोग 4 व्हीलर ले लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग जो है, डिमांड भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डिमांड मांग करेंगे, इनकम मांग कर रहे हैं। इनकम मांग में क्या है, हम लोगों ने इतना कर लिया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसकी मांग में भी वृद्धि होती है। अब पूछा जाता है कि आय मांग वक्र जो है, आय मांग वक्र, अब हम लोग कौन सा वक्र बनाएंगे, तो आय मांग वक्र बनाएंगे। अब आय मांग वक्र किसने बनाया था, तो ये एक थे अर्थशास्त्री थे। ये अर्थशास्त्री कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजेल, ठीक है, एक कौन थे, एंजेल नाम के अर्थशास्त्री थे जो जर्मनी के थे। इन्होंने आय मांग वक्र बनाया था। इसीलिए इस वक्र को, जो आय मांग वक्र है, इसका अन्य नाम जो है वो क्या है, एंजेल वक्र भी कहा जाता है। एंजेल वक्र, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, तो एंजेल वक्र भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज जो है, इसको पहले बनाया था एंजेल नाम के अर्थशास्त्री ने बनाया था, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अब देखो इसमें क्या किया गया है, इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं। देखो अब मैंने इसको इतना बना दिया है। अब देखो हम लोग इसमें करने वाले हैं, मान लो एक व्यक्ति की ये है, ये आदमी की मात्रा है, ये क्वांटिटी की है, क्वांटिटी साइड है, ये हम लोगों का मात्रा साइड है, और ये हम लोगों का प्राइस साइड है, इसे बोलते हैं कीमत। सॉरी कीमत नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको आय बोलेंगे क्योंकि हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, आय वक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि व्यक्ति की क्या है, आय है। अब आय को बोलेंगे इनकम बोलेंगे, यहाँ पे इनकम है। अब मान लो जैसे मान लो एक व्यक्ति की आय थी पहले मान लो 1000, ठीक है, तो वो जो मांग करता था वो यहाँ पे मांगता था वो 10 यूनिट को। जब उसके पास 1000 की आय थी तो वो कितनी मांगता था, मात्र 10 यूनिट को मांगता था। तो वो यहाँ से हम लोग इस लाइन को खींच देंगे यहाँ से, तो ये इतना मांगता था 1000 रुपये में, उसने 10 यूनिट मांगे। अब मान लो कि उसकी आय जो है वो हो गई उसकी 2000 रुपये, आय बढ़ गई।
तो आय बढ़ गई तो वो क्या करेगा कि मांग ज़्यादा करेगा। अब उसने मांगे कितने, 20 यूनिट। तो पहले मांगता था जब आय कम थी उसकी तो वो कितने यूनिट मांगता था, 10। अब उसने आय बढ़ गई उसकी तो वो कितने मांगेगा, 20। तो ये वो अब मांगेगा, यहाँ पे आएगा ये वाला साइन और यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ से ये लाइन हम लोग खींच देंगे। अब होता क्या है, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कि देखिए ध्यान से कि इसकी जो आय है वो आय में क्या हो रही है, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसकी आय में वृद्धि हो रही है। वृद्धि को मतलब इस प्रकार से आगे। और इसमें क्या होता है कि अगर आय में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग में भी वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि हो रही है और मांग में भी वृद्धि हो रही है। तो आय मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो आप लोग कहेंगे कि आय मांग वक्र का जो ढाल होता है, आय मांग वक्र, इसे बोलते हैं इनकम डिमांड कर्व। इनकम डिमांड कर्व कहाँ से खींचेंगे हम लोग, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन पॉइंटों से खींचते हुए एक लाइन खींचिए यहाँ से, ठीक है। इन पॉइंटों से होती हुई एक हम लोगों ने लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन खींची हम लोगों ने यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि ये जो है ये कौन सी है, इनकम डिमांड कर्व है। कौन सी डिमांड कर्व है, ये इनकम डिमांड कर्व है। अब आप लोग देखिए कि इसका जो संबंध है वो कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है, क्योंकि आय के बढ़ने पर ये देखो इसमें भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि मांग में भी वृद्धि हो रही है और आय में भी वृद्धि हो रही है। तो इसका संबंध कैसा बताया गया है, उसका संबंध तो ऋणात्मक बताया गया है, लेकिन इसका संबंध कैसा बताया गया है, धनात्मक संबंध बताया गया है। धनात्मक ढाल होता है, कैसा ढाल होता है, धनात्मक ढाल होता है। अर्थात कैसा होता है, अर्थात बाएं से दाएं, बाएं से दाएं होता है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है। कैसा होता है, ऊपर उठता हुआ या फिर चढ़ता हुआ होता है, ठीक है। और इसका जो ढाल होता है, इसका ढाल हम लोगों ने बताया है कि बाएं से दाएं तो होती है और ये लगातार गिरती जाती है, तो मतलब कि नीचे की ओर गिरती जाती है। तो ये मैंने आज आप लोगों को इतना बता दिया है कि कीमत मांग क्या होती है और आय मांग क्या होती है, उनके डायग्राम की भी चर्चा कर ली हम लोगों ने। अभी आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे करा और डिमांड लाइन कैसे खींचते हैं और कर्व कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे तिरछी मांग को भी करेंगे, तिरछी मांग जिसे क्रॉस डिमांड बोलते हैं, संयुक्त मांग भी करेंगे जिसे ज्वाइंट डिमांड बोलते हैं, और भी बहुत से सारे नियम करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड भी करने वाले हैं। तो बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे, और मेरे चैनल को वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छी क्लासें बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।